शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें earshot ऐप भी। Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я. Друзья мои, तानाशाहों की आवाजों में से एक और आवाज जो आपने अभी सुनी वह थी दुनिया के सबसे क्रूर शासक और तानाशाह की। नाम था स्टालिन। 25 अक्टूबर 1917, 25 अक्टूबर 1917 को 20वीं सदी का एक ऐसा दिन कहा जा सकता है जिस दिन दुनिया में एक नई शुरुआत हुई। उस दिन रूसी बैटलशिप ऑरोरा ने पेट्रोग्राद, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है, वहां के विंटर पैलेस पर गोलाबारी की थी। इसके साथ ही मानव इतिहास की पहली समाजवादी क्रांति, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का बिगुल बज चुका था। क्रांति के नेता थे व्लादिमीर इलियच लेनिन। अगले ही दिन नेवा नदी के तट पर बने इस आलीशान राजमहल पर क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया। रूस में सदियों से चल रही ज़ारशाही मतलब राजतंत्र का सूर्यास्त हो चुका था। 2 हफ्ते बाद यानी 7 नवंबर 1917 के दिन राजशाही की जगह मार्क्सवादी विचारधारा की कम्युनिस्ट शासन प्रणाली ने ले ली, जिसे बाद में पूंजीपतियों ने, कैपिटलिस्टों ने मजदूर किसान वर्ग की डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही भी कहा। महान सोशलिस्ट, समाजवादी, अक्टूबर क्रांति के नेता लेनिन 21 जनवरी 1924 को 53 साल की उम्र में चल बसे। इसके साथ ही उनकी गद्दी पर कब्जा करने के लिए योसेफ स्टालिन और लेओ त्रोत्स्की के बीच एक जंग शुरू हो गई। हालांकि लेनिन ने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना था, लेकिन उनका झुकाव त्रोत्स्की की तरफ था। मैं हूं सौरभ भ्रमर आपके साथ और आप सुन रहे हैं तानाशाह ईयरशॉट पर तानाशाह स्टालिन की कहानी। लेनिन की मौत होने तक कम्युनिस्ट पार्टी पर स्टालिन की पकड़ एक जकड़ में बदल चुकी थी। मार्च 1922 से वही पार्टी का महासचिव भी था। ताकत की लड़ाई में आखिरकार स्टालिन का पलड़ा भारी पड़ा और लेओ त्रोत्स्की को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन ज्यादा दिन वह जिंदा नहीं रह सका। स्टालिन ने एक रूसी एजेंट से मेक्सिको में त्रोत्स्की की हत्या करवा दी। रूसी हिस्टोरियन, रूसी इतिहासकार ओल्गा त्रिफोनोवा के मुताबिक स्टालिन लेनिन या त्रोत्स्की जैसे करिश्माई पर्सनैलिटी वाला इंसान नहीं था। स्टालिन भूतपूर्व सोवियत यूनियन वाले जॉर्जिया गणराज्य में रहने वाले एक मोची का, कॉबलर का बेटा था। उसका जन्म 18 दिसंबर 1878, 18 दिसंबर 1878 को हुआ था। सारे भाई बहन जन्म के कुछ ही महीनों के भीतर मर चुके थे। स्टालिन ही माँ बाप की एकमात्र जीवित संतान था। उसका असली नाम योसेफ विसारियोनोविच जुगाश्विली था, लेकिन 1912 में वो अपने आप को योसेफ स्टालिन कहने लगा था। स्टालिन का रूसी भाषा में मतलब इस्पात या स्टील होता है। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे ही उसके गुण, वैसा ही उसका काम। उसका हृदय इस्पात की ही तरह निर्मम, स्टील की तरह, लोहे की तरह ही ब्रूटल और कठोर था। न्याय, दया या संवेदना के लिए उसके मन में तिल भर की जगह नहीं थी। पराये तो दूर की बात है, उसके सामने उसके खुद के बीवी बच्चे भी डर से थर थर कांपते थे। कहते हैं स्टालिन की पहली पत्नी की शादी के 11 साल बाद ही मौत हो गई थी। कुछ जानकारों के अनुसार उसे सूख कर कंकाल जैसा बना देने वाला सूखा रोग रिकेट्स हो गया था। अपनी पहली पत्नी से स्टालिन का एक बेटा था, याकोव जुगाश्विली। 1919 में स्टालिन ने दोबारा शादी की। दूसरी पत्नी नदेज़्दा अलेयेवा अक्टूबर क्रांति के नेता लेनिन की सेक्रेटरी कम टाइपिस्ट हुआ करती थी और शादी से कुछ समय पहले तक वह स्टालिन की भी सेक्रेटरी कम टाइपिस्ट रही थी। शादी के समय नदेज़्दा की उम्र सिर्फ 16 साल की थी, जबकि खुद स्टालिन 41 साल का था। शादी के कुछ समय बाद ही स्टालिन के कहने पर शादी के दोनों गवाहों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें गोली से उड़ा दिया गया। इन गवाहों में से एक गवाह स्टालिन के शहर जॉर्जिया का रहने वाला था और उसकी पहली पत्नी का रिश्तेदार था। दूसरा स्टालिन की नई पत्नी नदेज़्दा का गार्जियन और मुंह बोला चाचा था।
रूस की इतिहासकार ओल्गा त्रिफानोवा का यह भी कहना है कि स्टालिन की दूसरी पत्नी नदेज़्दा ने लेनिन के साथ काम किया था। इससे स्टालिन को पार्टी और नई सरकार की बहुत सी ऐसी भीतरी बातों का पता चला जिनका फायदा उठाकर 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद उसे अपने विरोधियों को पछाड़ने और सारी सत्ता हथियाने में आसानी हुई। त्रिफानोवा के अनुसार स्टालिन अपनी दूसरी पत्नी नदेज़्दा से शुरू से ही बहुत प्यार करता था और जरूरत पड़ने पर उससे सलाह मशवरा भी लिया करता था। दोनों के एक बेटा वसीली और एक बेटी स्वेतलाना का जन्म हुआ। यह वही स्वेतलाना थी जो इंदिरा गांधी के समय भारत के विदेश मंत्री रहे दिनेश सिंह के चाचा कुंवर बृजेश सिंह की 3 वर्षों तक पार्टनर रही। कुंवर बृजेश सिंह इलाहाबाद के पास स्थित कालाकांकर रियासत के राज परिवार से थे और एक जाने माने कम्युनिस्ट भी थे। कम्युनिस्टों के 1917 में सत्ता हथियाने के बाद 22 दिसंबर 1922 को रूस ट्रांसकोकेशिया के कई देशों यूक्रेन और बेलारूस को मिलाकर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर नाम से सोवियत संघ बना। बाद में मध्य एशिया के कई देश भी इस संघ राज्य में शामिल हो गए। स्टालिन और दूसरे रूसी क्रांति के नेता सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को के बीच में स्थित क्रेमलिन कहलाने वाले पुराने किले जैसे शहर के भीतर एक दूसरे के पड़ोसी बनकर रहते थे। 1927 से स्टालिन सोवियत संघ का एक छत्र निरंकुश शासक बन गया था। डंडे के बल पर वह पूरी निर्दयता से खेती और किसानी को कोऑपरेटिव ढंग से करवाने लगा। इससे जो उथल पुथल मची, उससे फैली भुखमरी और असंतोष को दबाने के लिए उसने जो दमन चक्र चलाया, उसने 2 करोड़ लोगों की जान ले ली। रूसी इतिहासकार रॉय मेदवेदेव के 1989 में पब्लिश हुए आर्टिकल के अनुसार तब तक कोई भी अपना मुंह खोलने या कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लोगों के बीच कानाफूसी होती थी कि खेती चौपट हो रही है। चारों तरफ लोग मर रहे थे। नदेज़्दा जब विश्वविद्यालय जाने लगी तो उसने कई बार देखा कि भूखे प्यासे बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। लोग भूखमरी से मर रहे हैं, पर इस भूखमरी की कहीं कोई चर्चा नहीं थी। जर्मनी की इतिहासकार मार्था शॉर्ट के अनुसार नदेज़्दा ने जब एक बार स्टालिन से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो स्टालिन खुद आपे से बाहर हो गया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई उससे किसी भी किस्म का सवाल भी कर सकता हो। वह बस आदेश देने का आदी था। आलोचना या प्रश्न सुनना उसे अपनी शान के खिलाफ लगता था। इतिहासकार ओल्गा त्रिफानोवा ने लिखा है कि नदेज़्दा बहुत दुखी और उदास रहने लगी थी। अपनी शॉल में लिपटी हुई गुमसुम और अकेली लगती। ऐसे भी सबूत हैं कि स्टालिन उसे मारता पीटता भी था। इन्हीं परिस्थितियों में 8 नवंबर 1932 का दिन आया। उस दिन तत्कालीन सोवियत नेताओं ने बड़े धूमधाम से महान सोशलिस्ट अक्टूबर क्रांति की 15वीं वर्षगांठ मनाई। नदेज़्दा मजदूरों की टोली के साथ इस समारोह में पहुंची। क्रेमलिन के भीतर नेताओं का अपना एक जश्न चल रहा था। स्टालिन ने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी। वह अपने आसपास की महिलाओं के साथ इश्कबाजी कर रहा था। नदेज़्दा चुपचाप बैठी सब देख रही थी। स्टालिन उसे देखकर बुरी तरह बौखला गया। वह नदेज़्दा पर मौसम्बी के छिलके और ब्रेड के टुकड़े फेंकने लगा। स्टालिन ने चीख के बोला, तू भी पी। इसी दौरान फेंकी जा रही चीजों में से कुछ नदेज़्दा की आंख पर जाकर लगी। नदेज़्दा के कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूं। इतना ही सुनते स्टालिन ने अपना आपा खो दिया और सभी लोगों के सामने दोनों में जबरदस्त तू मैं हो गई। इतिहासकार ओल्गा त्रिफानोवा का कहना है कि वो आखिरी दिन था जब नदेज़्दा को अंतिम बार जिंदा देखा गया। अगली सुबह घर की नौकरानी जब नाश्ता लेकर नदेज़्दा के कमरे में गई तो वह फर्श पर पड़ी हुई थी। उसकी कनपटी के पास गोली लगी थी। नदेज़्दा और स्टालिन दोनों अलग अलग कमरों में सोते थे। स्टालिन 10 बजे अपने कमरे से बाहर आया और बार बार यही कहता रहा कि रात में वह घर पर ही नहीं था। इमरजेंसी डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन वह किसी काम नहीं आया। नदेज़्दा मर चुकी थी। मीडिया और जनता में खबर फैलाई कि नदेज़्दा की मौत अपेंडिक्स के सूजकर फट जाने से हुई। ओल्गा त्रिफानोवा बताती हैं कि डॉक्टरों ने नदेज़्दा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखने और उस पर साइन करने से मना कर दिया कि उसकी मौत अपेंडिक्स के फट जाने से हुई है। बाद में इन सभी डॉक्टर्स को गिरफ्तार करके गोली से उड़ा दिया गया।
नदेजा को दफनाते समय स्टालिन का असली चेहरा तब सामने आया जब उसके ताबूत को धक्का देते हुए उसने कहा, वह एक दुश्मन की तरह जा रही है। तानाशाहों के किस्से में स्टालिन एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में बात कम हुई है, लेकिन हमारा मानना है कि स्टालिन से ब्रूटल, बारबेरिक, क्रूर शासक और डिक्टेटर शायद ही दुनिया ने पहले कभी देखे थे। स्टालिन की कहानी अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। मैं हूं सौरभ भ्रमर और आप सुन रहे हैं ईयरशॉट पर तानाशाह। शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें ईयरशॉट ऐप भी। Earshot, here and now.